हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज हम एक नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हैं। इस वीडियो में हम प्रोज के फर्स्ट लेसन जिसका टाइटल है अ लेटर टू गॉड, जिसको जी.एल. फिंटेस ने लिखा है, इस पाठ का हम आपके सामने हिंदी सारांश रखेंगे। साथ ही साथ इस पाठ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनका भी हिंदी ट्रांसलेशन होगा। तो आप हमारी इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहेंगे और इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वह घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला ही था, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर था। इस ऊंचाई से व्यक्ति नदी और पके हुए अनाज के खेत देख सकता था, जो फूलों से भरा हुआ था, जिनसे हमेशा अच्छी फसल का भरोसा था। धरती को यदि ज़रूरत थी तो केवल बौछार या कम से कम धीमी वर्षा की। पूरी सुबह लेंचू, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, उसने उत्तर पूर्व के आकाश की ओर देखने के अलावा और कुछ नहीं किया था। प्रिय, अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलेगा। महिला जो भोजन बना रही थी, उसने उत्तर दिया, हाँ, यदि भगवान ने चाहा तो ज़रूर मिलेगा। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। जब तक महिला ने उन सबको आवाज़ न दी, भोजन के लिए आओ। भोजन के दौरान ही, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए। हवा में ताजगी और भीनी सुगंध थी। वह व्यक्ति अर्थात लेंचो बाहर गया, जिसका कारण वर्षा के आनंद को अपने शरीर पर महसूस करने के अलावा कुछ और नहीं था। और जब वह लौटकर आया तो उसने चिल्लाकर कहा, ये आकाश से गिरती हुई बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटे 5 सेंट के। एक संतुष्ट भाव के साथ उसने अपने पके अनाज के खेतों को देखा, जो वर्षा की चादर से ढका हुआ था। परंतु अचानक तेज़ हवा चलने लगी और बरसात के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये सचमुच नए चांदी के सिक्के के समान प्रतीत होते थे। लड़के उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वर्षा में भीगते हुए भागने लगे। अब वास्तव में बुरा होने वाला है, लेंचो ने कहा। मुझे आशा है कि ओले गिरना शीघ्र ही बंद हो जाएंगे। ओले जल्दी नहीं रुके। 1 घंटे तक ओले मकान, बाग, पहाड़ी, अनाज के खेत और पूरी घाटी पर बरसते रहे। पूरा खेत सफ़ेद हो गया। ऐसा प्रतीत होता था कि नमक से ढक गया हो। वृक्षों पर एक भी पत्ता बाकी नहीं रहा। अनाज पूरी तरह नष्ट हो गया। पौधों से फूल झड़ गए। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। जब तूफान रुक गया तो वो अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, एक टिड्डी दल के प्रहार के बाद भी इससे अधिक बच गया होता। ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमें अनाज नहीं मिलेगा। वह रात बहुत दुखी भरी थी। हमारी सारी मेहनत बेकार गई। कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। इस वर्ष हमें भूखा रहना पड़ेगा। परंतु उन सबके दिलों में, जो घाटी के मध्य अकेले मकान में रहते थे, केवल एक ही आशा थी, भगवान से सहायता की आशा। इतना परेशान मत हो। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि सब नष्ट हो गया है। याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। कहते तो ऐसा ही हैं, भूख से कोई नहीं मरता। सारी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान से सहायता, जिसकी आंखें, जैसा कि उसे शिक्षा दी गई थी, सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति के गहरे अंतःकरण को भी देखती हैं। लेंचो मनुष्य होते हुए भी एक बैल था, अर्थात बहुत ही मेहनती था, जो खेतों में एक पशु की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। आने वाले रविवार को सवेरे वह एक पत्र लिखने लगा, जिसे वह स्वयं शहर जाकर डाक में डालेगा। ये भगवान के नाम एक पत्र के सिवाय कुछ नहीं था। भगवान, उसने लिखा, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो मुझे
और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। मुझे अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए तथा अगली फसल आने तक गुजारा करने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि ओलों के तूफ़ान ने। लिफाफे पर उसने लिखा, भगवान के नाम। पत्र को लिफाफे में डाला और दुखी सा शहर चला गया। डाकघर में उसने लिफाफे पर टिकट लगाया और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर के कार्य में भी सहायता करता था, अपने अफसर के पास हंसता हुआ गया और उसे भगवान के नाम लिखा पत्र दिखाया। अपने पोस्टमैन के रूप में सारे सेवा काल में उसने कभी ऐसा पता नहीं देखा था। डाकपाल एक मोटा हंसमुख व्यक्ति था। वह भी ज़ोर से हंसने लगा, परंतु शीघ्र ही वह गंभीर हो गया और पत्र को अपने मेज़ पर थपथपाते हुए बोला, क्या विश्वास है, काश मेरे में भी उस आदमी जैसी आस्था होती जिसने ये पत्र लिखा है। ये तो भगवान के साथ ही वह पत्र व्यवहार कर रहा है। अतः लेखक का भगवान में विश्वास न डिगाने के लिए डाकपाल के मन में एक विचार आया। विचार ये था कि पत्र का उत्तर दो, परंतु जब उसने इसे खोला तो ये स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए सद्भावना, कागज़ और स्याही के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए था। मगर वह इस अपने इरादे पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा, उसने स्वयं अपने वेतन का एक भाग दिया और अपने अनेक मित्रों को भी इस नेक काम में कुछ देने के लिए मजबूर किया। उसके लिए 100 पैसे इकट्ठा करना असंभव था, अतः वह उस किसान को आधी राशि से कुछ अधिक ही भेज सका। उसने पैसे एक लिफाफे में रखे, एक पत्र पर हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द भगवान लिखकर लिफाफे को बंद कर दिया और उस पर लेंचो का पता लिखा। अगले रविवार को ये पूछने के लिए कि क्या उसका कोई पत्र आया है, लेंचो समय से कुछ पहले ही आ गया। डाकी ने स्वयं उसे वह पत्र दिया, जबकि डाकपाल ऐसे व्यक्ति की सतृष्टि को महसूस करते हुए जिसने कोई भला कार्य किया है, दफ्तर के दरवाजे में झांक रहा था। पत्र में धन देखकर लेंचो को बिल्कुल आश्चर्य ना हुआ। उसका विश्वास इतना अडिग था, परंतु जब उसने पैसे गिने तो वह नाराज़ हुआ। भगवान गलती नहीं कर सकते थे और ना ही जो लेंचो ने मांगा था उसे देने से इनकार कर सकते थे। फौरन लेंचो खिड़की पर कागज़ और स्याही मांगने गया। जनसाधारण के लिए लिखने की मेज़ पर बैठकर वे पत्र लिखने लगा। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसे जो प्रयत्न करना पड़ा रहा था, उसके कारण उसके माथे पर बल पड़ गए। जब उसने पत्र समाप्त किया, वे खिड़की पर टिकट खरीदने गया, जिसे उसने थूक लगाई और मुक्का मार कर लिफाफे पर चिपका दिया। जो ही उसने पत्र लेटर बॉक्स में डाला, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया। इसमें लिखा था, हे भगवान, मैंने जितने राशि के लिए कहा था उसमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे हैं। मुझे बाकी की राशि भी भेजो, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक ज़रूरत है। परंतु यह मुझे डाक द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी ठगों का समूह है। लेंचो। यह कहकर उसने पत्र दोबारा से भगवान के नाम भेज दिया। प्यारे बच्चों, अभी मैं आपके सामने ए लेटर टू गॉड लेसन का हिंदी सारांश आपके सामने रख रहा था। अब इस पाठ में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं मैं वो पढ़ रहा हूँ और साथ ही साथ उसका सिनोनिम और हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ। इसमें जो एक महत्वपूर्ण शब्द है एंटायर, जिसका अर्थ होता है पूरा या कंप्लीट। दूसरा वर्ड है क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। इसका अर्थ होता है शिखर या चोटी, अर्थात टॉप ऑफ द हिल। हार्वेस्ट फसल को बोलते हैं,
जिसको हम क्रॉप भी बोलते हैं। डाउनपार का अर्थ होता है मूसलाधार वर्षा, जिसे हम हैवी रेन भी बोल सकते हैं। थ्रूआउट का अर्थ होता है लगातार या शुरू से आखिर तक, जिसको हम कह सकते हैं ऑल थ्रू या इंटीमेटली भी कह सकते हैं, ऑल थ्रू बोलते हैं। और इसके अलावा एक वर्ड है यहाँ पर इंटीमेटली, जिसको हम बोलते हैं पूरी तरह से, अर्थात थोरोली, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। प्रिडिक्ट का अर्थ होता है भविष्यवाणी करना, अर्थात से इन इट एडवांस, अर्थात पूर्व में ही या पहले ही किसी बात को बता देना। एक्सप्रेशन का अर्थ होता है भाव, अर्थात एस्पेक्ट ऑफ फेस, चेहरे के भाव। रिगार्डेड का अर्थ होता है ध्यान से देखा, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं लुक्ड क्लोजली। ड्रैप्ड का अर्थ होता है ढका हुआ, जिसको हम कह सकते हैं ड्रेस्ड या कवर्ड। कर्टेन का अर्थ होता है आवरण या पर्दा, जिसको हम बोलते हैं कवर। हेल स्टोन का अर्थ होता है ओले, जिसे हम फ्रोजन रेन भी बोल सकते हैं। रिजेंबल का अर्थ होता है शक्ल का मिलना, अर्थात बी सिमिलर। एक्सपोजिंग का अर्थ होता है खुला हुआ, उघाड़ देना या उघाड़ कर छोड़ देना, अर्थात लीविंग अनकवर्ड। फ्रोज़न का अर्थ होता है जमे हुए। यहाँ पर फ्रोज़न शब्द मोतियों के लिए या हेल स्टोन्स के लिए आया है। पल्स का अर्थ होता है मोती। रिमेन का अर्थ होता है शेष बाकी, बी स्टिल प्रेजेंट। इसके अलावा एक वर्ड है यहाँ पर प्लेग, जिसका अर्थ होता है एक बीमारी या विपत्ति। और इसके अलावा एक वर्ड है यहाँ पर लोकस्टस, जिसका अर्थ होता है टिड्डी। सॉलिटरी का अर्थ होता है अकेला, जिसे हम बोलते हैं लोनली। अपसेट परेशान वरीड को बोलते हैं। और इंस्ट्रक्ट का अर्थ होता है सिखाना, बताना, टीच या इन्फॉर्म। कॉन्शियस का अर्थ होता है अंतरात्मा, मॉरल सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। स्टिल का अर्थ होता है अभी तक, इवन इन दिस या दैट टाइम। बॉस का अर्थ होता है अफसर और या अथॉरिटी। कैरियर का अर्थ होता है व्यवसाय या प्रोफेशन। एमिएबल का अर्थ होता है दयालु या काइंड हार्टेड। टैप का अर्थ होता है थपथपाना। इसके अलावा एक वर्ड है कॉन्टिनेंट का अर्थ होता है टिप्पणी करना। इसके अलावा एक वर्ड है यहाँ पर करस्पॉन्डेंस, जिसका अर्थ होता है पत्र व्यवहार करना। शेक का अर्थ होता है हिलाना, कमज़ोर करना। गुडविल का अर्थ होता है सद्भावना। स्ट्रक का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय। रेजोल्यूशन का अर्थ होता है फर्म डिटर्मिनेशन या पक्का इरादा। सैलरी आप जानते हैं वेतन को बोलते हैं पे भी बोलते हैं। ओब्लाइज का अर्थ होता है मजबूर करना, अर्थात कंपेल्ड। चैरिटी का अर्थ होता है दया या उदारता, बेनिफेक्शन बोलते हैं। कंटेन का अर्थ होता है में होना, किसी चीज़ के अंदर होना, रखना, हैव विद इन इटसेल्फ। सिग्नेचर का अर्थ होता है हस्ताक्षर। हैंडेड का अर्थ होता है देना, हैंड ओवर करना। और इसके अलावा एक वर्ड है यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग का अर्थ होता है महसूस करना, फील करना। कंटेंटमेंट का अर्थ होता है संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन। परफॉर्म का अर्थ होता है करना, अर्थात डू। डीड का अर्थ होता है कार्य, अर्थात एक्ट। स्लाइटेस्ट का अर्थ होता है बहुत कम, अर्थात वेरी लिटिल। कॉन्फिडेंस विश्वास को बोलते हैं या फेथ भी बोलते हैं। डिनाई का अर्थ होता है इनकार करना, अर्थात से नो या रिफ्यूज्ड। रिंकलिंग का अर्थ होता है झुर्रियाँ होना, हैव रिंकल्स। ब्रो का अर्थ होता है माथा, जिसे हम फोरहेड भी बोलते हैं। कॉज का अर्थ होता है बनाया, जिसको हम मेड भी बोल सकते हैं। एफर्ट का अर्थ होता है प्रयत्न करना या अटेम्प्ट करना। एक्सप्रेस का अर्थ होता है व्यक्त करना, शो बाय वर्ड्स। लिक का अर्थ होता है चाटना। अफिक्स का अर्थ होता है लगाना, चिपकाना। ब्लो का अर्थ होता है प्रहार। सिंस का अर्थ होता है कंजंक्शन है तो ये क्योंकि बोलेंगे इसको। और मेल का अर्थ होता है डाक। और पंच का अर्थ होता है समूह, गैंग, ग्रुप। क्रुक का अर्थ होता है ठग, धोखेबाज, जिसे हम रोग या स्विंडलर बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने अभी इस लेसन का हिंदी सारांश और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका हिंदी अनुवाद आपके सामने रखा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और जो भी इसमें मेन पॉइंट्स हैं आप उसको लिखेंगे, याद कर लेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।